ना जाने कहाँ छुपा बैठा है ये। रोज का इसका यह तमाशा है। आवाज लगा लगा कर तो मेरा गला दुख गया है। नैना उसे ढूंढते हुए बगीचे तक आ गई थी। आम के पेड़ के पीछे छुपे बैठे 2.5 साल के रिंकू को देखकर नैना का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। उसने आओ देखा न ताओ और एक जोरदार चांटा रिंकू के कोमल गाल पर जड़ दिया। जब तक रिंकू कुछ समझ पाता तब तक नैना ने उसे उठाकर कार की पिछली सीट पर बैठाया और 80 की स्पीड पर चल दी उसे क्रैश छोड़ने के लिए। गाड़ी तो जैसे उसका दिमाग ही चला रहा था, क्योंकि बाएं हाथ की कलाई में बंधी घड़ी पर से वो जैसे अपनी आंखें ही नहीं हटा पा रही थी। रोज उसे ऑफिस में सबके सामने इस रिंकू के कारण डांट खानी पड़ती है। उसे याद आया कि थोड़े दिनों पहले तक रिंकू कितना हंसता मुस्कुराता रहता था। इसी रिंकू ने ना जाने कितने बेबी कॉन्टेस्ट जीते। गोल मटोल रिंकू को देखते ही सब उसे हाथों में लेने के लिए मचल उठते थे। पर जैसे ही उसने रिंकू की दादी को गांव भेजकर उसे शहर के सबसे महंगे क्रेश में डाला, ये दिन ब दिन और फूहड़ और उजड़ होता चला जा रहा है। इतने सारे बादाम काजू खिलाने के बाद भी आंखों के नीचे ऐसे गड्ढे हैं मानो शरीर में कुछ लगता ही नहीं है। यही सब सोचते हुए जाने कब रिंकू का क्रैश आ गया पता ही न चला। जैसे ही उसकी कार बारामदे में पहुंची, वहां खड़े अर्दली ने उसे सलाम ठोंकते हुए एक चिर परिचित मुस्कान दी। कार एक पेड़ के नीचे पार्क करके उसने रिंकू को गोद में उठाया और साथ में उसका बड़ा सा बैग, जिसमें ढेर सारी चिप्स, बिस्किट, बर्फी, चॉकलेट, उसकी पसंद का कढ़ी चावल और हमेशा की तरह उसके भालू वाले डिब्बे में काजू और किशमिश थी। जैसे ही वो क्रेश के अंदर दाखिल हुई, वहाँ का साफ सुथरा माहौल देखकर उसका मन खिल उठा। अगर सफ़ेद कपड़ा लेकर भी फर्श पर लौट जाओ तो कहीं धूल का एक कण नहीं मिलेगा। पर उसके बाद भी पता नहीं रिंकू को हर समय क्यों हल्का बुखार रहता है। उसने सोचा आज वो यह बात वहाँ बैठने वाली मैडम से पूछ ही लेगी। पर वो जानती है कि उनके यहाँ हमेशा एक डॉक्टर रहते हैं जो सिर्फ बच्चों की देखभाल के लिए हैं, और इसीलिए तो वो महीने के 5,000 रुपये सिर्फ रिंकू की अच्छी परवरिश की वजह से अपने ऊपर कटौती करके दे रही है। वो कमरे के अंदर जाने ही वाली थी कि तब तक हमेशा की तरह हंसती मुस्कुराती मेहता मैडम आ गई और रिंकू को देखते ही खुशी से उछल पड़ी। रिंकू माँ के सीने से और जोर से चिपक गया। मेहता मैडम रिंकू को जितना अपनी तरफ खींच रही थी, वो नैना का पल्ला उतने ही जोर से पकड़ रहा था। ओफो! झुलझुलाते हुए नैना अपनी सारी सभ्यता भूलकर चिल्ला पड़ी और चीखी, देखा आपने, कितना बदतमीज बच्चा है। मैंने अभी इसे घर में एक जोरदार चांटा मारा था, तब भी ये मुझसे चिपका पड़ा है। और एक आप हैं जो इसके पीछे जान दिए हुए हैं, तब भी यह आपके पास नहीं जा रहा। यह सुनकर मैडम की आंखों में आंसू छलछला उठे और वे अपनी साड़ी के पल्लू से उन्हें पोंछते हुए बोली, क्या करें नैना जी, हमारी तो किस्मत ही ऐसी है। मैंने तो इन्हीं बच्चों के पीछे शादी भी नहीं की। मुझे लगा कहीं मेरी ममता बट न जाए, और ये बच्चे जब ऐसा व्यवहार करते हैं तो बहुत दुख होता है। नैना उनकी बात सुनकर दंग रह गई। पसंद तो वह उन्हें पहले से करती थी, पर आज उनके जीवन की यह सच्चाई सुनकर उसका मन उनके प्रति असीम श्रद्धा से भर उठा और वह रिंकू को उन्हें देते हुए सिर्फ इतना ही कह सकी, कृष्ण को भी तो माँ यशोदा ने जन्म नहीं दिया था, पर थी तो वे उनकी माँ से भी बढ़कर। अरे, आपने इतना सम्मान देकर मुझे तो अभिभूत ही कर दिया मैडम। मेहता मैडम उन्हें एकटक देखते हुए बोली। नैना ने मुस्कुराते हुए रिंकू के खाने पीने का बैग उन्हें पकड़ाया और मुस्कुराकर बाहर निकल गई। दिन भर की ऊहापोह में कब शाम के 6 बज गए
उसे पता ही नहीं चला। वैसे क्रिस का टाइम तो केवल 5 बजे तक का था, पर मेहता मैडम ने कभी भी इस बात को लेकर कोई शिकायत कभी नहीं की, बल्कि वो जब भी वहाँ पहुँचती थी तो एक कप गर्मा गर्म कॉफ़ी से ही उसका स्वागत होता था। भागती दौड़ती जब वो क्रिस पहुँची तो 7 बजने वाले थे और मेहता मैडम रिंकू को लिए टीवी देख रही थी। नैना को चादर बैठाकर मेहता मैडम ने कॉफ़ी मंगवाई। माफ़ कीजिएगा, रिंकू के पापा विशाल 1 साल के लिए ऑफिस के काम से विदेश क्या गए। मैं सब काम संभालते हुए पागल सी हुई जा रही हूँ, नैना ने कॉफ़ी पीते हुए कहा। कोई बात नहीं, आप नाहक ही संकोच करती हैं। मैं तो कहती हूँ, आज देखिए पूरा 1 महीना हो गया रिंकू को हमारे यहाँ आए हुए, आपको जरा भी पता लगा? हाँ, ये बात तो है, पर आपसे एक बात कहनी थी, नैना ने आंखें झुकाते हुए कहा। उसे लग रहा था मेहता मैडम कहीं उसकी बात सुनकर नाराज न हो जाएं। नहीं नहीं, आप बताइए क्या बात है। आखिर सुबह तो आपने मुझे यशोदा माँ कहा है ना, कहते हुए सुर्ख लाल साड़ी का पल्ला ठीक करते हुए मैडम ने उसकी आंखों में सीधा झांकते हुए पूछा। देखिए, आपसे तो कुछ छिपा नहीं है। जब विशाल विदेश गए थे तो उन्होंने गांव से अपनी माँ को बुला लिया था, कहते हुए नैना का चेहरा ना चाहते हुए भी विद्रूप हो उठा। पर इसकी दादी का व्यवहार मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। घर में कहीं भी जमीन पर रिंकू को सुला देना, खुद भी इसके बगल में नंगी फर्श पर लेट जाना, ना तो इसको टाइम से सोने देना और ना इसके जागने पर दूध कॉर्नफ्लेक्स देना, बस आलू के पराठे मक्खन के साथ चाय की कटोरी पकड़ा देना। और तो और ये कोई भी शैतानी करता था वे अपने सिर पर ले लेती थी। उनकी संगत में तो पता है ये झूठ बोलना भी सीख गया था। ओ माय गॉड, क्या कह रही हैं आप? क्या हुआ था? मेहता मैडम ने 1-2.5 साल के बच्चे के झूठ बोलने पर इतने आश्चर्य से मुंह फैलाते हुए पूछा, मानो पहली बार इस संसार में किसी बच्चे ने झूठ बोला हो, क्योंकि बाकी तो सब हरिश्चंद्र ही हैं। नैना को मेहता मैडम की अपने प्रति सहानुभूति देखकर बहुत अच्छा लगा, इसलिए वो बिना रुके आगे बोली। इसकी दादी के हाथ से मेरा क्रिस्टल का बॉल गिरकर टूट गया, पता है, पूरे 13,000 थी उसकी कीमत। और जब मैंने उनको थोड़ा सा ऊंची आवाज में कहना क्या शुरू किया तो उनकी आंखों में घड़ियाली आंसू आ गए और ये मेरा बेटा, मेरा अपना खून, दादी के सामने जाकर खड़ा हो गया और कहने लगा, दादी को कुछ मत बोलो, मुझे मारो, मैंने तोड़ा है इसे। मेहता मैडम ने तुरंत रिंकू की तरफ ममता भरी नज़रों से देखते हुए कहा, मासूम बच्चों का क्या है, जैसा सिखा दो वैसा ही सीख जाते हैं। आपने बहुत अच्छा किया जो इसे हमारे यहाँ डाल दिया। नैना बोली। जी, पर मैं आपसे पूछना चाहती थी कि यह इतना कमज़ोर क्यों होता जा रहा है? क्या ये ठीक से खाता पीता नहीं है? आप विश्वास नहीं मानोगी मैडम, आप जो खाना देती हैं उसके अलावा भी मैं इसको दाल चावल बनाकर देती हूँ, पर जैसा अभी आपने बताया ना कि यह अपनी दादी के बिना पल भर भी नहीं रह पाता था, तो शायद उनकी चिंता में अभी भी ये बहुत दुखी है। कुछ समय बाद जब ये धीरे धीरे उन्हें भूल जाएगा तो अपने आप ही आपको पहले की तरह गोल मटोल नजर आने लगेगा। तभी वहाँ बैठी नर्स बोली, गर्मी का भी मौसम है मैडम, देखिए सारे ही बच्चे थोड़े से दुबले हो रहे हैं। अच्छा, मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया था, और उसके खाने का खाली बैग लेकर निकल गई। रास्ते में देखा तो रिंकू का गाल कुछ लाल दिखा। घबराकर नैना ने उसका माथा छुआ तो वह बुखार से तप रहा था। नैना का गुस्से के मारे खून जल उठा। उसने सबसे पहले वहीं से मेहता मैडम को फ़ोन मिलाया और अपने गुस्से को संयत करते हुए बोली, आपने बताया नहीं कि रिंकू को बुखार है? मैडम, हमारे यहाँ तो डॉक्टर और नर्स दोनों ही सारे समय रहते हैं, दिन भर तो वो अच्छा भला था।
आप आई तब भी मेरी गोदी में आराम से बैठकर टीवी देख रहा था। अब आप ही ने उसकी दादी की इतनी सारी बातें उसके सामने छेड़ दी। हो सकता है उसका कोमल मन ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाया हो। नैना को अपनी ही सोच पर ग्लानि हुई। वह बात बदलते हुए बोली, माँ हूँ ना मैडम, जरा बहक गई थी। आशा है आप मुझे माफ़ कर देंगी। हाँ, कल मेरी बहुत ज़रूरी मीटिंग है, पर शायद मैं रिंकू को कल छोड़ ना सकूं। यह सुनते ही मेहता मैडम रोने लगी और उनकी सिसकियों की आवाज़ नैना को विचलित कर गई। वे बोली, मैडम, लगता है आपका हमारे ऊपर से भरोसा उठ गया है। अब मैं अपना क्रैश ही बंद कर दूंगी, जब मेरी ज़िंदगी ही इन बच्चों के नाम है। और आगे के स्वर उनके आंसू के वेग में बह गए। नैना बोली, नहीं नहीं, अच्छा मैं डॉक्टर को दिखाकर आपके यहाँ सुबह इसे छोड़ दूंगी और मीटिंग ख़त्म करते ही इसे ले लूँगी। मेहता मैडम ये सब सुनकर ऐसे खुश हो गई जैसे उन्हें मुँह मांगी मुराद मिल गई हो। नैना ने शाम को जाकर डॉक्टर नमन को दिखाया। नमन जी एक भरपूर नज़र उसके ऊपर डालते हुए थोड़ा तल्खी से बोले, खाना पीना नहीं दे रही हैं क्या आप बच्चे को? अभी करीब महीने भर पहले यही बच्चा पार्क में अपनी दादी के साथ खेल रहा था तो इसका वजन आज से 4 गुना था, तो अब यह सूख कर कांटा क्यों हो गया? नैना अब भला दादी के गंवारपन के किस्से डॉक्टर नमन को कैसे बताती, इसलिए वो चुपचाप बैठी रही। डॉक्टर ने बड़े ही प्यार से रिंकू को गोद में उठाया और नैना को कमरे से बाहर जाने का इशारा किया। नैना ने सोचा, अजीब बात है, वो रिंकू की माँ है और उससे ही डॉक्टर गैरों जैसा व्यवहार कर रहा है। पर नैना डॉक्टर नमन की बात काट भी नहीं सकती थी। दूर दूर से लोग उनसे इलाज कराने के लिए महीनों अपना नंबर लगवाए रहते हैं। वह तो विशाल के दोस्त होने के कारण वे उसे बिना किसी नंबर या अपॉइंटमेंट के तुरंत देख लेते थे। नैना के कमरे से बाहर जाने के बाद करीब 1 घंटे बाद उसे डॉक्टर नमन ने वापस अपने कैबिन में बुलाया। नैना कमरे में गई तो देखा रिंकू तो डॉक्टर नमन की गोद में आराम से बैठा हुआ था। डॉक्टर ने कहा, रिंकू ने मुझे सारी बातें बता दी है, इसलिए मैंने विशाल से कहकर रिंकू की दादी को गांव से तुरंत बुलवा लिया है। नैना की आंखें गुस्से से जल उठी और वे लगभग चिल्लाकर बोली, इलाज करने के लिए कहा है आपको, ना कि हमारे पारिवारिक मामलों को सुलझाने के लिए। पर डॉक्टर नमन पर जैसे इस बात का कोई असर ही नहीं हुआ। वे घृणा से बोले, कहने को तो बहुत कुछ मन कर रहा है मेरा, पर तुम मेरी एक बात मान लो, उसके बाद जो मन हो करना। वैसे विशाल का फ़ोन रात में आएगा तुम्हारे पास। विशाल का गुस्सा नैना जानती थी। उसे लगा कहीं गुस्से में विशाल नौकरी ही छोड़ कर ना आ जाए और उसकी आंखों के सामने ढेर सारी EMI नाच उठी। सकपकाते हुए वह बोली, क्या करना है मुझे? कुछ खास नहीं, बस सुबह रिंकू को क्रेश में छोड़ना और उनसे कहना कि तुम उसे लेने रात के 9 बजे जाओगी, क्योंकि तुम्हें शहर से बाहर जाना है ऑफिस के काम से। पर तुम सिर्फ 1 घंटे बाद पहुंचोगी उसे लेने के लिए, बिना उन्हें बताए सीधे वहाँ जिस कमरे में रिंकू रहता है। बात तो बहुत अजीबोगरीब थी, पर नैना ने सोचा मान लेने में कोई हर्ज नहीं है। डॉक्टर नमन बोले, और कोई भी बात हो तो मुझे तुरंत फ़ोन करना, मैं उस क्रेश के सामने ही खड़ा रहूँगा। नैना को डॉक्टर नमन की बेसिर पैर की बात सुनकर लग रहा था कि वह मेज पर रखे पेपर वेट से उनका सिर फोड़ दे, पर चिढ़ और गुस्से के मारे उसके मुंह से बोल तक नहीं निकल रहे थे। उसने रिंकू को गोद में उठाया और घर की ओर चल दी। उस रात रिंकू ने उसे बिल्कुल तंग नहीं किया और सारी दवाएं चुपचाप खा ली। बहुत दिनों बाद आज उसने सिर्फ एक बात पूछी, दादी माँ कितने बजे तक आ जाएंगी? नैना का मन हुआ उसे अच्छे से डांटे, पर बुखार की याद आते ही उसने उसे सीने से चिपटा लिया और उसके सिर पर बड़े ही प्यार और दुलार से हाथ फेरने लगी। रिंकू को सुलाते हुए
उसकी आंख भी कब लग गई उसे पता ही नहीं चला। सुबह उसने सबसे पहले ऑफिस फ़ोन करके छुट्टी ली और फिर नाश्ता वगैरह करके रिंकू को क्रैश छोड़ने के लिए निकल गई। मेहता मैडम उसे देखते ही खिल उठी। नैना ने उन्हें नमस्ते करते हुए कहा, आज मुझे शहर से बाहर जाना है। किसी भी हालत में मैं रात के 9 बजे से पहले नहीं लौट पाऊंगी। वैसे मैंने रिंकू का सारा खाना पीना रख दिया है। मेहता मैडम बोली, ये तो और अच्छी बात है कि रिंकू हमारे साथ ज़्यादा समय तक रहेगा। और उन्होंने रिंकू को अपने पास खींचा तो रिंकू ने रोना शुरू कर दिया। आप जाइए, थोड़ी ही देर में ये बिल्कुल मस्त हो जाएगा, मैडम रिंकू को प्यार करते हुए बोली। नैना ने सोचा, डॉक्टर नमन लगता है पागल हो गए हैं। पता नहीं हजारों मरीज क्यों उनसे मिलने के लिए मरे जा रहे हैं। इतनी महान और देवी जैसी औरत पर शक कर रहे हैं। यही सब सोचते हुए नैना ने कार घर की तरफ ना मोड़ते हुए एक पार्क की तरफ मोड़ दी। करीब 1 घंटे बाद डॉक्टर नमन का फ़ोन आया। अब आप रिंकू को लेने के लिए जाइए। जी, कहते हुए नैना ने फ़ोन काटा और सोचा, मेरी जान के पीछे ही पड़ गए हैं ये डॉक्टर नमन। विशाल के दोस्त न होते तो बताती इन्हें। खैर, नैना ने डॉक्टर के कहे अनुसार कार बाहर पार्क की और सीधे क्रैश के अंदर चली गई। अंदर मेहता मैडम बैठकर नर्स और डॉक्टर के साथ चाय पी रही थी। नैना ने उन्हें देखकर कहा, नमस्ते मैडम, आज शहर के बाहर नहीं जाना पड़ा तो सोचा रिंकू से मिलती चलूं। मेहता मैडम के साथ साथ वहां बैठे उन दोनों लोगों को भी जैसे सांप सूंघ गया। मेहता मैडम हड़बड़ाकर खड़ी हो गई और उनके हाथ में पकड़ा हुआ चाय का कप छूट गया। नैना ने आश्चर्य से पूछा, आप सब मुझे देखकर इतना डर क्यों रहे हैं? तभी बगल के कमरे से नौकरानी की कर्कश चीखती हुई आवाज़ कानों में पड़ी, तेरी मम्मी इतना सज संवर कर ऑफिस जाती है, जरा सा पॉटी सुसु नहीं करवा सकती? यहाँ पर आते ही गंदगी करने लगते हो। और फिर एक चांटे की आवाज़ के साथ उस बच्चे के जोर से रोने की आवाज़ आई। नैना के तो दिमाग ने जैसे काम करना ही बंद कर दिया। उसने सोचा कि शायद नौकरानी को पता ही नहीं है कि मेहता मैडम ये सब सुन रही हैं। वो मेहता मैडम से उस नौकरानी को निकाल देने की बात करने ही वाली थी कि कमरे से नौकरानी सप्तम सुर में चीखी, मेहता मैडम, आप सुन रहे हो ना? आज इसको शाम तक खाना मत देना, वैसे भी आज मैं अपना टिफ़िन नहीं लाई हूँ। नैना को तो जैसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। उसने विस्मय से मेहता मैडम की ओर देखा, जो चश्मा उतार कर रुमाल से अपने माथे का पसीना पोंछ रही थी। नैना का दिल रिंकू के बारे में सोचकर जोरों से धड़क रहा था। वह रिंकू का नाम लेकर चिल्लाना चाह रही थी, पर शब्द जैसे आवाज़ का साथ ही नहीं दे रहे थे। वह तेजी से उस कमरे की ओर बढ़ी, पर वहाँ की हालत देखकर उसका कलेजा मुंह को आ गया। जिस बच्चे को आया ने मारा था, वो नंगे बदन एक कोने में दुबका सिसकियां भर रहा था। कुछ छोटे बच्चे जमीन पर चुपचाप बैठे हुए थे, मानो वे इसी तरह नंगी फर्श पर बैठने के अभ्यस्त हों। कुछ बच्चे खिलौनों की अलमारी के कांच के पास खड़े ढेर सारे खिलौनों को हसरत भरी निगाह से देख रहे थे। नैना की आंखों के सामने वे रंग बिरंगे नरम मुलायम गद्दे और तकिए नाच गए, जो मेहता मैडम ने बच्चों को सुलाने के लिए दिखाए थे। तभी पीछे से मेहता मैडम आ गई और खीसे निपोरती हुई बोली, अरे वो मैं क्या बताऊं आपको, बस खिलौनों की अलमारी का ताला खोलने ही जा रही थी। और तभी नैना ने रिंकू को देखने के लिए दूसरे कमरे में झांका। उसकी हालत देखकर नैना का कलेजा मुंह को आ गया। रिंकू के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। उसके गोरे गालों पर उंगलियों के निशान साफ नजर आ रहे थे। उसने डर के मारे टट्टी और पेशाब कर दी थी। जिसमें लत पथ बैठा हुआ वो हिलक हिलक कर रो रहा था। उसके हाथ पैर भी उन्होंने रस्सी से बांधे हुए थे।
नैना के आगे जैसे कमरा घूमने लगा और वो धड़ाम से वहीं बैठ गई। रिंकू उसे देखकर चित्कार कर उठा और अपने नन्हे नन्हे हाथ उसकी ओर फैलाकर सरकने लगा। पूरा कमरा माँ माँ की आवाज़ों से गूंज रहा था, पर नैना के हाथ इस बुरी तरह से कांप रहे थे कि वह रिंकू की रस्सी भी खोल नहीं पा रही थी। तभी उस कमरे में डॉक्टर नमन, एक इंस्पेक्टर और 5-6 सिपाहियों के साथ आए, जिन्होंने मेहता मैडम और उनके पूरे स्टाफ को पकड़ रखा था। डॉक्टर नमन ने तुरंत रस्सी खोलते हुए रिंकू को गले से लगा लिया। वह लगातार रोए जा रहा था। इंस्पेक्टर बोला, आपको डॉक्टर नमन का शुक्रगुजार होना चाहिए, जिन्होंने आपके बच्चे के साथ साथ यहाँ रह रहे कई मासूमों की जिंदगी बचा ली। डॉक्टर नमन गुस्से से बोले, रिंकू ने कई बार आपको बताने की कोशिश की, पर आपने उसे मार पीट कर जबरदस्ती यहाँ भेज दिया। कल जब मैंने उसकी दादी को वापस लाने का आश्वासन दिया, तब उसने मुझे यहाँ की आपकी देवी समान मेहता मैडम की करतूतों के बारे में बताया। तभी इंस्पेक्टर बोला, जल्दी से सभी बच्चों के पेरेंट्स को फ़ोन करके यहाँ बुलाओ, आखिर उन्हें भी तो पता चले कि बिना जाने बूझे अपने बच्चों को दूसरे हाथों में सौंप देने का क्या हश्र होता है। नैना को लगा उसकी आंखों के सामने कमरा तेजी से घूम रहा है। उसने जोरों से आंखें बंद कर ली और पागलों की तरह चीख उठी, मेरे लालच ने आज मुझे ये दिन दिखाया, माँ कहलाने के लायक भी नहीं हूँ मैं। और ये कहते हुए वो फूट फूट कर रोने लगी और रिंकू को डॉक्टर की गोद से लेकर पागलों की तरह चूमने लगी। रिंकू नैना के गले में दोनों बाहें डाले निढाल पड़ा हुआ था। रो रो कर अब वह बुरी तरह थक चुका था और रह रह कर सिसकियाँ ले रहा था। तभी नैना की नज़र बिस्तर के किनारे रखे मिर्ची पाउडर से भरे कटोरे पर पड़ी। रिंकू ने मेहता मैडम की तरफ डरते हुए देखा और धीरे से उसके कान में बोला, मम्मा, मैं जब बिस्तर पर सूसू कर देता था तो वह इसको मेरे मुंह में डालती थी। नैना फपक फपक कर रोने लगी और मेहता मैडम से बोली, सब मेरी गलती है, ये सारी गलती मेरी है और अब मैं इसे सुधारना चाहती हूँ। और जब तक कोई समझ पाता, उसने बिजली की गति से जाकर वह कटोरा उठाया और मेहता मैडम के मुंह पर फेंक दिया। चीखने चिल्लाने की आवाज़ों से जैसे उसके दिल के फफूलों पर ठंडे पानी के छींटे से पड़ रहे थे। अब वो जल्दी रिंकू की दादी से माफ़ी मांगकर उन्हें हमेशा के लिए अपने साथ रखने के लिए दूसरों पर आंख बंद करके भरोसा करने का नतीजा देख चुकी थी। वो अपने ही हैं जिन पर हम सब कुछ छोड़कर निश्चिंत रह सकते हैं। दादी की जान तो नाती नातिन में ही बसती है। तो बस आज की कहानी में इतना ही। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।